हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैं पीछे वाले वीडियो में विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, बस वहाँ पे हमने उसके चार्ज के रूप में देखे थे। वहाँ पे Ca डबल प्लस, Ca सिंगल प्लस या Cu डबल प्लस, Cu सिंगल प्लस, डबल डबल एलिमेंट्स भी आते थे। यहाँ पे क्या उन सबको एक में करके एक छोटी सी लाइन बनाई गई जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही उठाई गई है। और उसके लिए भी एक ट्रिक्स है सीधा सा। वहाँ पे मैंने एक ट्रिक, वहाँ पे भी ट्रिक बताया था पूरा याद करने का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा कम याद करना पड़ेगा और आसानी से याद हो जाएगा। और इसके मदद से आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा भी है, आसान भी है। तो यही है, लीना के काना मांगे आलजन, मतलब लीना मतलब Li, के मतलब पोटेशियम, का मतलब Ca, ना मतलब Na, Mg मतलब मांगे। ठीक है, अल मतलब Al, अल हो गया, और जन मतलब Zn। ऐसे पूरी ट्रिक्स है यहाँ पे। इससे आप आसानी से पूरी चीज़ें लाइन से आप, और जो आपके पास क्षमता है तो वैसे नॉर्मली भी याद कर सकते हो। नहीं आपको ट्रिक चाहिए वैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ट्रिक से आसान हो जाता है। कभी कभी भटकते नहीं हैं हम लोग। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, हेडिंग लिखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें लिखना है आपको, विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आप यहाँ पे देखना, आपने देखा था हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इसका 0 होता है, और ये इसके जस्ट ऊपर है, ये फिर ये पूरी लाइन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर ये फिर सबसे ऊपर लिथियम है। इसका जो विद्युत अपचयन विभव होगा और -0.04 वोल्ट होगा। ठीक है, और जो लास्ट वाले का होगा F का +2.87 वोल्ट। इसके बीच में क्या होता है, ये कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक विद्युत अपचयन विभव यहाँ पे होता है, सबसे कम यहाँ पे होता है। इसकी जो धातु की जो धनात्मक आवेश है वो नीचे आने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। दूसरी हेडिंग लिखो अब, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। 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 इसमें पहले लिखो, पहला टॉपिक नंबर 1 करके लिखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। इसके बाद आपको लिखना नहीं, आप वीडियो से लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। ध्यान देखो यहाँ पे कि विद्युत रासायनिक जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सारी चीज़ से आप बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आप आसानी से टिक मार सकते हो। ठीक है, MCQ क्वेश्चन कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। मतलब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये श्रेणी है पूरी, यहाँ से ऊपर स्टार्ट हुआ और ये आया, ये पूरा आया तो नीचे ये है। तो इसकी क्या घटती है? क्या घटती है? अपचयन क्षमता घटती है। मतलब यहाँ पे कम था, फिर बढ़ते बढ़ते
अपचयन क्षमता घटती है। क्या करती है? क्षमता घटती है, मतलब जितना इसकी ये ज़्यादा होगा मान, उसका इसकी क्षमता क्या होगी? घटेगी। ठीक है। दूसरा देखो इसमें क्या रहा, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण कम होती है। मतलब दूसरा क्या है कि श्रेणी है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी जो देखो यहाँ पे क्या है, इसकी धन विद्युतीय क्षमता अधिक है, फिर कम होते 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 घटते घटते तो लास्ट में देखो ये अधातु है ना, देखो इसमें ये वाला धातु है, ये वाला धातु है, ये वाला धातु है और ये वाला धातु है। ठीक है। और बाकी सब धातु है, बाकी सब धातु। देखो इसकी क्षमता क्या, धन विद्युतीय क्षमता घटती है, अधातुओं में माइनस होता है। लास्ट में आपको पता है फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, सबसे अधिक, तो मतलब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व ये है। ठीक है। ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व ये है। तो देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, घट रही है, मतलब धन आवेश क्या हो रहा है, नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, घट। अगर जो कोई आपसे पूछे कि सोडियम और मैग्नीशियम में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन है, तो कौन है? सोडियम है, क्योंकि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर Mg से ऊपर आता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है, तीसरा पॉइंट, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर पदार्थों की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। क्या होती है? यहाँ से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीकरण जो क्षमता होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ठीक है। अब कह रहा है श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आधातुओं की अपचायक क्रियाशीलता घटती है, अपचायक क्रियाशीलता घटती है। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम BrCl। ठीक है। उसके बाद F आएगा, लेकिन F बहुत ज़्यादा भी देता हूँ। ठीक है। तो हैलोजन की जो क्रियाशीलता का क्रम है, सबसे ज़्यादा ये क्रियाशीलता, उससे कम उससे कम। ठीक है। सबसे कम क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है। मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वो अधिक क्रियाशील है। जो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब अगली टॉपिक है, अच्छा पहले वाले में आपने देखा अपचायक और ऑक्सीकारक। अपचायक, देखो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। और जो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो अपचयन कहते हैं, उसको अपचायक कहते हैं। ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। अब अगली टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। अगली टॉपिक क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। हेडिंग लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को हम एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन। ठीक है। देखो इसमें पहला है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेलों का ईएमएफ याद करना। ठीक है। इसको आप लिख लो, इसको हेडिंग लिख लो, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना। मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ ईएमएफ निकालना। इसको थोड़ा सा इसमें हिंदी में लिख लो डेफिनेशन। ठीक है। लिखो, दो अर्धसेलों में बने हुए किसी गैल्वेनिक सेल का मानक, दो अर्धसेलों में बने हुए किसी गैल्वेनिक सेल का मानक विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में ईएमएफ लिख सकते हो, इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल को। ई नॉट की गणना निम्न सूत्रों से की जाती है, निम्न सूत्रों से की जाती है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, हो गया। इस पे मैंने आपको
कुछ बताया भी हूँ। अभी आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप उठा सकते हो क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे Al ट्रिपल प्लस इसका दिया है अपचयन विभव -1.67 और उसके बाद K प्लस का दिया है, देखते हैं -2.92। इसका निकालना है विद्युत वाहक बल। तो E नॉट सेल इक्वल E नॉट कैथोड। तो मैंने बोला था इन दोनों में ऊपर कौन आता है, देखो Al यहाँ पे है, ठीक है, और K कहाँ है, ऊपर है। तो जो ऊपर आता है वो ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, और नीचे वाले अपचयन का काम करेगा, रिडक्शन का। तो जो ऊपर वाला है वो एनोड का काम करता है। ऑक्सीकरण किसका काम करता है, एनोड का। मतलब जो K है वो किसका काम करेगा, एनोड का, और ये किसका काम करेगा, कैथोड का। तो हम लिख सकते हैं E नॉट ये कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का। तो सूत्र क्या है, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड कौन सा, ये वाला है 1.6 ये, और माइनस ये फॉर्मूला में है, और दूसरा वाला ये माइनस में है, ठीक है। तो -1.67 और माइनस माइनस ये मल्टीपल हो जाएगा प्लस, ठीक है। दोनों में बड़ा ये है इसलिए प्लस में लगेगा, ठीक है। इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पे कितना आएगा, 0.25 वोल्ट में इसका होता है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो। ऐसे निकालेगा कि एल का इसका अपचयन विभव इतना है, इसका अपचयन विभव इतना है, तो ईएमएफ निकालो या ई नॉट निकालो या विद्युत वाहक क्या मानो, क्या बोलेंगे, अपचयन मानक अपचयन विभव निकालो, ठीक है। अनुप्रयोग में अब इसका सेकंड लिखना है। इसके बाद एनोड और कैथोड, हटा इसको। अगली सेकंड हेडिंग है, देखो एनोड और कैथोड का अनुमान लिखो। इसमें लिखो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव के मान पर कैथोड और एनोड का निर्धारण किया जा सकता है। कैथोड और एनोड का निर्धारण किया जा सकता है। कम अपचयन विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड तथा कम अपचयन वाला विभव इलेक्ट्रोड कम अपचयन विभव वाला इलेक्ट्रोड तथा अधिक अपचयन विभव वाला कैथोड होगा। मतलब जिसका कम होगा वो क्या होगा, एनोड, वो एनोड होगा, और जिसका अधिक होगा वो कैथोड होगा। अब इसके पहले बताया था ना कि एनोड जो आएगा वो ऊपर वाला धातु एनोड में आएगा, नीचे वाला कैथोड। वही चीज है, जिसका कम रहेगा वो एनोड पे काम करता है, जिसका अधिक रहेगा वो कैथोड का। अब लिखो तत्वों की अगली हेडिंग लिखो, तत्वों की सक्रियता। थर्ड पॉइंट है इसका अनुप्रयोग। तत्वों की सक्रियता। तत्वों की सक्रियता, इसमें हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लिख लेना वीडियो से यहाँ पे
लंबा जाएगा। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 8:15। देखो इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। सक्रियता में वांछित तत्वों की अपचायक सक्रियता का क्रम विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनके स्थान के अनुसार होता है। कम अपचयन विभव वाला तत्व अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील तत्वों उसके कम क्रियाशील तत्व को विलयन में विस्थापित कर देती हैं। विलयन में क्या करती है? विस्थापित कर। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो, Zn जो है, Zn धातु Cu को विस्थापित कर देती है तथा पोटेशियम जो है वो सोडियम को विस्थापित कर, जिसको Zn क्या है, वो Cu को क्या करती है? विस्थापित करती है, क्योंकि Zn ऊपर है Cu से। हाँ, और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, मैंने इसको बताया था ना कि Zn जो है जिंक की परत को हम कॉपर पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉपर को विस्थापित कर देती है, वो चढ़ सकता है। लेकिन कॉपर की परत जिंक पे क्यों नहीं चढ़ सकते? क्योंकि कॉपर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है, ये ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु पे चढ़ाई जा सकती। लोहे पे जैसे हम लोग तांबा या सोने के पानी चढ़ा देते हैं, चढ़ जाता है, लेकिन सोने पे आप लोहे की पानी नहीं चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता। ठीक है, इसको रिएक्टिविटी बोलते हैं क्रियाशीलता को। ठीक है, ये देखो, ये मेटल, धातु, नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु। जैसे Mg जो है, ध्यान देना, Mg, उसके बाद एक और लेते हैं Zn। क्या है? Zn। Mg कहाँ है? ये देखो, Mg ऊपर है और Zn, सॉरी ZZ लिख गया। Mg ऊपर है और Zn कहाँ है? नीचे है। Mg ऊपर है और Zn नीचे है। तो मतलब जो Mg और Zn में कौन अधिक क्रियाशील होगा? Mg अधिक क्रियाशील, क्योंकि ऊपर आता है ना, अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, तो ऐसे Ni और Al में लेते हैं, तो Ni कहाँ है इसमें? देखो यहाँ है और Al ऊपर है। कौन? Al अधिक क्रियाशील होगा। लेकिन जो नॉन मेटल होता है, Br और Cl लेते हैं, Br और Cl, इसमें कौन क्रियाशील होगा ज़्यादा? कौन? देखो Br और Cl है, कौन क्रियाशील होगा? क्योंकि आप क्यों होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है, जानते हो, जो नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल में उल्टा होता है। ठीक है, देखो इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने गोला बना दिया, ये सब नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल में जो नीचे धातु होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील। देखो इसीलिए सबसे अधिक इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। इसके पहले मैं बताया था आपको रिएक्शन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जो Zn जो है वो Cu को विस्थापित कर देगा और Zn की रॉड Cu पे चढ़ जाएगी, परत चढ़ जाएगी और लोहे पे सोने का चढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको रिएक्शन बताए थे, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे AB और +C रिएक्शन है। अगर जो ये AC बन रहा है, ये C यहाँ पे कर रहा है, तो B को जो बाहर कर देता है, क्या करता है? बाहर कर देता है। इसमें हम देखेंगे क्रियाशीलता। क्या? क्रियाशीलता। तो आप ध्यान देना, ये जो C है वो B से अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको हटा दिया। अगर ये अधिक क्रियाशील नहीं होता तो इसको नहीं हटा सकता। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं FeSO4 प्लस हम ले लेते हैं एक Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Fe, और एक और ले लेते हैं ZnSO4 प्लस Fe गिव्स आउट FeSO4 प्लस Zn। ध्यान देना,
Fe और Cu में कौन सा ऊपर आ रहा है? Fe और Zn में Zn और Fe कहाँ है? ये यहाँ पे ऊपर कौन है? तो मतलब Zn जो है वो अधिक क्रियाशील है Fe से, मतलब Zn इसको विस्थापित कर देगा, ये वाला रिएक्शन राइट है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे Zn Fe। Zn यहाँ पर है और Fe कहाँ है? सॉरी ये यहाँ पे है। अब की बार Fe नीचे है और Zn ऊपर, तो मतलब फिर Zn अधिक क्रियाशील है ना, तो Fe कम क्रियाशील, इसको हटा नहीं पाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। अगली टॉपिक लिख लो, इसको कल बताएंगे। चौथा है आक्सीकारक एवं अपचायक। आक्सीकारक एवं अपचायक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हेडिंग बताओ। हम लोग पढ़े थे विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या पढ़ रहे थे? अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें 3 हेडिंग पढ़े थे। चौथी हेडिंग की बात करते हैं, आक्सीकारक एवं अपचायक। क्या होता है? आक्सीकारक एवं अपचायक। चलो इसके बारे में बोल रहा हूँ, लिखो फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, लिखो इसमें आक्सीकारक और अपचायक पदार्थों, आक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों की जानकारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। आक्सीकारक, बहुत तेज लिखो, आक्सीकारक और अपचायक पदार्थों की जानकारी विद्युत रासायनिक श्रेणी से मिल जाती है, जैसे फ्लोरीन सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ है। सबसे नीचे फ्लोरीन आता है, तो सबसे अधिक आक्सीकारक ये है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे अधिक आक्सीकारक पदार्थ और लिथियम सबसे दुर्बल आक्सीकारक। लिथियम सबसे दुर्बल आक्सीकारक। दुर्बल आक्सीकारक, किंतु सबसे प्रबल अपचायक है। एक चीज मैंने आपको बताया था, ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होती है, ठीक है, तो क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक। ठीक है, और जब इसमें कमी होती है तो अपचयन। ठीक है, अपचयन। ठीक है, तो जब ये अपचयन होता है ना, इसमें कमी होती है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो जो यहाँ पे अपचयन होती है, तो इसी ऑक्सीकारक को हम अपचायक बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या? ऑक्सीकारक। जब इसमें वृद्धि होती है इसको ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक बोलते हैं, और इसमें जब कमी होती है तो क्या बोलते हैं? अपचयन या अपचायक। ठीक है, सर उपचयन क्या होता है? तो उपचयन नहीं, अपचयन। उपचयन नहीं होता, अपचयन होता है। ठीक है, चलो इसमें अगला लिखो 5 नंबर, धातुओं का धन विद्युतीय गुण। धातुओं का धन विद्युतीय गुण। लिखो, श्रेणी के आधार पर कहा जा सकता है कि श्रेणी के आधार पर कहा जा सकता है कि फ्लोरीन निम्न विद्युतीय गुण तथा फ्लोरीन निम्न विद्युतीय गुण तथा मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता में बताया था, ऊपर से नीचे आने पर धन विद्युतीय गुण क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या कह रहा है? फ्लोरीन
धन विद्युतीय गुण तथा लिथियम, क्या बोले थे, निम्न धन विद्युतीय गुण बोले थे, और तथा लिथियम उच्च विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे इसकी विद्युतीय गुण कम होती है, सबसे कम ये होगी और सबसे ज़्यादा ये होगी। ठीक है, छठी हेडिंग, छठा लिखोगे। उच्चतम विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उच्चतम विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वाला हेडिंग है अम्ल से H2 गैस मुक्त होना, अम्ल से H2 गैस मुक्त होना। इसमें लिखो जिन तत्व का E0 का मान, जिन तत्व का E0 का मान, E0 का मान मतलब हम इसको EMF भी बोलते हैं। ठीक है, E0 का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा उस तत्व के अम्लों से, उस तत्व के अम्लों से H2 गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति, उस तत्व से, उस तत्व के अम्लों में, उस तत्व के अम्लों में H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। मतलब देखो लिथियम में सबसे कम माइनस होता, सबसे अधिक माइनस होता है, तो जितने ऊपर वाले तत्व ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, नीचे जाने पर इनकी ये क्षमता कम होती जाती। ठीक है, तो चलिए कुछ तत्व ले लेते हैं। मतलब देखो हाइड्रोजन के जो ऊपर है ये H2 गैस, जितना भी हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं सब ऋणात्मक में मान आता है ना इसका अपचयन, और नीचे वाले किस में आता है, प्लस में आता है, ये वाला माइनस में। तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगी, ये हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ऋणात्मक वाले जितने पार्ट हैं क्या वो लेंगे, वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। ठीक है, तो अम्ल ले लेते हैं, चाहे वो H2, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। तो देखो कैल्शियम से हम इसको रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे 2 करेंगे तभी तो H2 होगा, तो हमने ये H2 गैस निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे 2Cl बचा तो CaCl2 हो गया। ठीक है, ये इसके साथ क्रिया करेगा तो CaSO4 प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ये सारे गैस हैं तो उड़ेंगे ऐसे, ये तीर का मतलब गैस ही है। अब देखो ये क्या CuSO4, CuSO4 प्लस H2। लेकिन ध्यान देना ये तीनों जो तत्व हैं ये हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, और ये वाला तत्व जो है हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसका मान प्लस में होता, मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट है तो इसका टॉपिक धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण। बहुत फास्ट लिखो, धातु निष्कर्षण। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उनके लवणों के विलयनों में से विस्थापित कर सकती है। इस गुण का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में मुक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने आपको एक बताया था, एक मतलब आपको रिएक्शन बताया था कि जो अधिक जो धातु ऊपर होते हैं वो नीचे वाले परत पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले धातु के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, उसकी परत को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरह है। ठीक है, बात वही है। तो क्या करता है, जो अधिक सक्रिय धातु होते हैं ऊपर होते हैं और कम सक्रिय धातु नीचे होते हैं, तो कम सक्रिय वाले धातु को विस्थापित कर देते हैं, अधिक वाले हटा देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हो जाती है। इसका रिएक्शन मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे एक रिएक्शन इसकी लिख लेते हैं, ऐसे लिखना 2AgNO3 प्लस। ठीक है, किससे कराते हैं, Cu से। किससे, Cu। तो CuNO3 प्लस 2Ag। देखो ये अधिक सक्रिय धातु था और ये कम सक्रिय धातु था, इसको हटा दिया और उसकी जगह
ले लिया, ठीक है, धन्यवाद। तो इसमें क्या पढ़ा आपने, इसमें कि जो ऊपर वाला सक्रिय धातु है वो नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। मतलब अगर जो एक मतलब और भी है कि लोहे वाले पर सोने या कॉपर की परत चढ़ाई जा सकती है, जबकि कॉपर वाले पे नहीं चढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है ऊपर है, सोना ऊपर है, और जो लोहा है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, ठीक है।